हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी अगर कर रहे होंगे तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका बहुत वाइडली यूज हुआ है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जबकि एक सब्जेक्ट है प्री में भी और मेंस में भी, तो वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्प करने वाली है। और बाकी मेरे इसके ऊपर जितने भी लेक्चर्स आएंगे तो वो भी आपको हेल्पफुल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक करिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग है हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडियन इकोनॉमी को आज हम समझेंगे इस चैप्टर में, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में समझेंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आफ्टर 1947, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो सिनेरियो रहा इंडियन इकोनॉमी में, आज हम उसको इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहली चीज ये आती है कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? Economy refers to the whole structure and function of a country or any state or society, particularly of exploitation of resources, production, distribution and कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें जो हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये हमारी किस में आती हैं? ये आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जो कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था उन्हीं का जो सिस्टम होता है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट का, उसको बोलते हैं हम क्या? इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम किसकी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी। तो हम बोलेंगे इसको इंडियन इकोनॉमी, या इसको हम बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डेवलपमेंट हुआ और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शन है उसमें क्या डेवलपमेंट आया, वो हम पढ़ेंगे इस पूरी बुक में, या आप कह दें कि इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में। अब जैसे कि ये जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ने वाले हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आफ्टर 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, उस टाइम पे क्या कंडीशन थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी की, वो हम इस चैप्टर में क्लोजली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें आज इस चैप्टर में ये पता करना है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी कैसी थी। हमारे सामने दो टाइप की इकोनॉमीज आती हैं। सबसे पहला तो वो इकोनॉमी जो क्या हो, वो बैकवर्ड इकोनॉमी, या फिर वो डेवलपिंग इकोनॉमी, या फिर अगर देखा जाए तो दूसरी ओर जो एक टाइप की इकोनॉमी आती है हमारे सामने वो आती है स्टैग्नेंट, एंड एक होती है हमारी वाइब्रेंट। ठीक है, स्टैग्नेंट को हम नॉन वाइब्रेंट भी कह सकते हैं, नॉन वाइब्रेंट। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बैकवर्ड की बात करें कि बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी होती क्या है, तो सबसे पहले बैकवर्ड इकोनॉमी ये वो इकोनॉमी होती है जो हमारी प्री ब्रिटिश रूल में थी। जैसे कि एग्रीकल्चर जो एक सोर्स था इनकम का, यहाँ के जितने भी लोग थे इंडिया जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर एक कंट्री है हमारी, एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी। तो इंडिया के जो पीपल्स थे वो सब किस पे आश्रित थे? एग्रीकल्चर पे थे। जो ऑक्यूपेशन होता था वो फार्मिंग होता था। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर होता था वो हमारी एक फॉर्म होती है एग्रीकल्चर की, जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस।
सब्सिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मर्स उगाते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा उसमें यूज करते हैं सरप्लस के लिए। जो सरप्लस होता था हमारा वो होता था लेस, और बेसिक नीड के लिए, जो बेसिक नीड होती है हमारी, बेसिक नीड वो हमारी होती थी मोर। मतलब कि कहने का इधर पे सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो बेसिक नीड के लिए एग्रीकल्चर होता था, जो इंडियन एग्रीकल्चर होता था वो सिर्फ बेसिक नीड के लिए होता था, इसलिए उसको सब्सिस्टेंस बोला जाता था। इसकी वजह से जो सरप्लस होता था वो लेस हो पाता था, जो मार्केट में जो गुड्स पहुंच पाते थे वो लेस पहुंच पाते थे। जो एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स होते थे, जैसे कि हमारे सामने अगर ले लें तो वीट और राइस जो मेन क्रॉप्स है हमारे इंडिया के, उसमें देखे जाते हैं। तो इसलिए इस इंडिया की इकोनॉमी को, क्या वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी? ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर लगाना है कि क्या वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। दूसरा आता है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी से आप नाम ही से समझ रहे होंगे, डेवलप मतलब कि वहां से एग्रीकल्चर से जो इकोनॉमी आई वो सीधा किस में चली गई? इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल में, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर का वहां पे अब कम रोल हो रहा है, वहां पर जो ज्यादा रोल हो रहा है वो किसका हो रहा है? इंडस्ट्रियल का ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरी दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी आती हैं, वो है स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट। स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे सिंपल चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें क्या हो? स्लो ग्रोथ हो। Slow growth economy is the stagnant economy, and what is vibrant economy? Vibrant economy is the dynamic growth हो, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी में हमारी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है वो हमारी क्या है? डायनामिक ग्रोथ इकोनॉमी है, और उसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज, ये चारों इकोनॉमी के टाइप्स आप समझ चुके होंगे। इन चारों इकोनॉमी में हम देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी इन चारों में से कौन सी इकोनॉमी थी। तो हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, 3 सेक्टर्स पे बेस्ड है। 3 सेक्टर्स, वो 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा सेक्टर आता है हमारा इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हम कहते हैं जिसको। तीसरा जो आता है हमारा वो है हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जो इंडिया की इकोनॉमी में ये 3 सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं। अब हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा इंडिया बहुत पहले से यूज में था एग्रीकल्चर सेक्टर के। दूसरा जो आया है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर फॉरेन सेक्टर का, फॉरेन ट्रेड की बात यहाँ पर आने लगी। अब ये 3 सेक्टर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन्हीं जब हम इन सबको पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कौन सी इकोनॉमी थी। जो अभी 4 इकोनॉमी के जो टाइप्स बताया आपको, बैकवर्ड, डेवलपिंग और स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट, कौन सी इकोनॉमी थी। तीसरी जो पहला इंडिकेटर जो हमारा हो गया, दूसरी जो चीज आती है वो हमारी, ये पहली हो गई हमारी। दूसरी जो चीज आती है वो आती है चेंजेस। हमारी इकोनॉमी में चेंजेस कैसे आते हैं? सबसे पहला जो चेंज का जो सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक चेंज से मतलब है हमारा जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, सेक्स रेशियो है, वो उससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 चेंजेस को किसी इंडिया की कंट्री को शो करते हैं चेंजेस को, वो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम ये 3 फैक्टर्स को भी समझेंगे, और ऊपर जो 3 सेक्टर्स हैं जो इंडिया के ईव ऑफ जो है ना यहाँ पर, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947, इन सबको 1947 के बाद से समझेंगे, और ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि ब्रिटिशर्स के रूल में ये कैसा था। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो है एग्रीकल्चर
सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सिनेरियो था वो पूरा सिनेरियो आज अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पढ़ना होगा इसमें कि प्रोडक्टिविटी कैसी थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी क्रॉप होगा तो उसकी हम सबसे पहले प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो हमारी जो इंडिया की जो कल्चर जो सिस्टम था उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी वो थी हमारी लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी से इम्प्लाइज होता है हमारा लो प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि अगर उस टाइम पे हमारा वीट एक क्रॉप रहा होगा तो वीट का जो क्रॉप का अगर हम देखते हैं 1947 के में अगर हम देखते हैं तो 1947 में जो हमारी ग्रोथ रही होगी वो 660 ठीक है केजी पर हेक्टर रही होगी, 660 केजी पर हेक्टर रही होगी। और अगर इसको आज हम 2020 में अगर हम इसको देखते हैं तो ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ के दिखाई देता है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई होगी। ठीक है, आई थिंक 100 मिलियन टन्स में, तो अगर इसका हम प्रोडक्शन देखते हैं 100 मिलियन टन से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन जा चुका होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चेंज आया इकोनॉमी में। तो उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो हमारी लो थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, लो प्रोडक्शन था हमारा इकोनॉमी का। ठीक है, दूसरा जो सबसे बिग पॉइंट आता है वो आता है हमारा हाई वल्नरेबिलिटी। हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, वल्नरेबिलिटी का सबसे पहले मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हार्म या फिर डैमेज कह सकते हैं आप। अब ये हार्म और डैमेज एग्रीकल्चर को कैसे हुआ, सबसे पहला तो अगर हम देखें तो हाई वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण जो रहा कि हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी इसका सबसे बड़ा अगर हम कारण देखें तो हमारे जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, इंडिया के एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी थी कि वहां का जो रेनफॉल था, रेनफॉल आज भी अगर हम देखें तो रेनफॉल हमारा सबसे बड़ा एक वल्नरेबल या फिर हमारा हार्म या डैमेज का सबसे बड़ा कारण है। अब उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी में, तो इरिगेशन सिस्टम भी जो था हमारा, इरिगेशन सिस्टम भी था जो हमारा वो लो था। तो सबसे बड़ा इरिगेशन का जो सिस्टम का जो वो था बेल्स और कैनाल्स, जो कि जो जितने भी प्रिंसेस राजा जो रहे होंगे उन्होंने बनवाए बेल्स और कैनाल्स। और रेनफॉल सबसे बड़ा हमारा एक जरिया था इरिगेशन का, तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते थे। अब इसकी वजह से हमारा जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा लो में था, उसकी वजह से ही लो प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं इसी का मेन कारण रहा होगा। अब जो तीसरा जो हमारे पास आता है वो है match between the owner of the soil and the tiller of the soil। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो लिखा है मैंने वेज, इसका मतलब होता है कोई भी लकड़ी का टुकड़ा मान लो, आप कोई भी पीस मान लो, ठीक है, वो पीस अगर हम बीच में रख देते हैं, ठीक है, कोई भी लकड़ी का पीस आप मान लो, तो अगर हम उसको एक साइड अगर हम रखते हैं ओनर ऑफ द सॉइल और दूसरी साइड अगर हम रख देते हैं टिलर ऑफ द सॉइल, इन दोनों का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, टिलर ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहली चीज तो ओनर ऑफ द सॉइल होता कौन है, ओनर ऑफ द सॉइल अगर हम देखते हैं जिसकी जमीन हो वो होता है ओनर ऑफ द सॉइल। और टिलर ऑफ द सॉइल मतलब कि उस जमीन पर जो खेती कर रहा है वो है हमारा टिलर ऑफ द सॉइल। तो उस टाइम पर जो ओनर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे वो होते थे जमींदार हुआ करते थे ओनर, और टिलर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे हमारे फार्मर्स। ठीक है,
अब जो टिलर ऑफ द सॉइल होते थे उनका तो मेन मोटिव था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना है, हमें जो फार्मिंग से जो भी मिलता है हम उसको खाते हैं। और टिलर ऑफ दी जो ओनर ऑफ दी सॉइल थे जमींदार, उनका सीधा सीधा मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या इसको अगर हम कह दें कि उनका सीधा सीधा था कि उनके पास इनकम आनी चाहिए, जो फार्मर उस पर उगा रहे हैं वो उसमें होना चाहिए था। तो इसके बीच में जो सबसे बड़ा जो गैप बन गया था वो था हमारा डेबिटनेस। डेबिटनेस हमारा एक सबसे बड़ा वो कारण बन गया था कि जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी रही वो पीछे रही, वो बैकवर्ड रही। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही था कि जो जिस जमीन पर वो उगाते थे वो जमींदार की जमीन हुआ करती थी, और जमींदार उस पे पैसे लेते थे, उनकी एक इनकम का सोर्स था जमींदार का जिसपे वो कमाते थे। तो फार्मर्स इतना उस पर ग्रो ही नहीं कर पाते थे कि जिससे वो फुलफिल कर पाए, और इसका कारण रहता था कि वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाया करते थे, और उस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती थी। इस वजह से जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक बैकवर्ड रोल में आ चुकी थी। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मतलब कि फार्मर्स जो थे हमारे, उनके पास क्या थी, जो लैंड होल्डिंग्स थी वो स्मॉल थी। वो भी एक हमारा कॉज हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकवर्डनेस होना। ठीक है, ये कुछ फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के जो मैंने बैकवर्डनेस बताया, इससे हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो क्या थी, बैकवर्ड थी। और बैकवर्ड के साथ साथ एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पे, स्टैग्नेंट भी थी। ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब स्लो ग्रोथ, और बैकवर्ड का मतलब कि जो मैंने आपको जो भी बताया वो बैकवर्डनेस की वजह से यहाँ पर जो हमारी इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था और साथ में स्टैग्नेंट था। इंडिया की जो एग्रीकल्चर के जो फैक्टर्स रहे स्लो ग्रोथ और बैकवर्डनेस के होने के, तो उसमें दो सबसे बड़े कारण क्या रहे होंगे? ठीक है, तो फैक्टर्स की बात अगर हम करते हैं, फैक्टर्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन कह सकते हैं आप इसको। बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन के सबसे बड़े कारण क्या रहे? तो सबसे पहला था हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हमारा एक ट्रायंगल चेन बन चुकी थी। किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट कौन है यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये अब जो बात हम कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट की बात कर रहे हैं, ये है हमारी कब की? जब हमारा ब्रिटिश रूल था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अभी वो बात कर रहे थे जो हम वो कर रहे थे 1947 के बाद की बात, इंडिपेंडेंस के बाद की बात। ये जो बात हो रही है वो ब्रिटिश रूल के टाइम की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट और जमींदार, और एक कौन थे हमारे? फार्मर्स, या इसको हम कहते हैं पीजेंट्स। एक वर्ड आता है पीजेंट्स। ठीक है, फार्मर्स के बीच में एक ट्रायंगल चेन बन चुकी थी, जिसमें से जमींदार जमींदार को गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बना रखा था? रेवेन्यू कलेक्टर बना रखा था। अब रेवेन्यू कलेक्टर का रोल क्या था यहाँ पर? कि फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करना और फिर फार्मर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना, फार्मर से कलेक्ट कर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई फार्मर्स को, वो आप देखिए। सबसे पहली चीज तो जमींदार का लैंड था, जो लैंड था वो किसका था? जमींदार का। तो जाहिर सी बात है वो कौन थे? ओनर ऑफ दी सॉइल। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर कि जमींदार के जो जमीन पर जो क्रॉप्स उगाए जाते थे पीजेंट्स द्वारा, अगर उन पर ग्रोथ नहीं होती थी तब भी जमींदार उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था।
तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था पीजेंट्स के लिए। दूसरी चीज यहाँ से क्या थी कि वो एक इनकम का सोर्स था, इनकम सोर्स फॉर जमींदार। अब जब इनकम का सोर्स रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पीजेंट्स को प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि पीजेंट्स के हर बार थोड़ी ना है कि वो जितनी ग्रोथ हो रही है वो हर बार ही उतनी ज्यादा ग्रोथ हो। तो ये इस चीज में जमींदार का जो सोच थी वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। तीसरी चीज क्या थी कि जो रेवेन्यू जो होता था हमारा, उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते थे, फ्रिक्वेंटली चेंजेस आया करते थे। फ्रिक्वेंटली चेंजेस से मतलब है कि रेवेन्यू अगर आज थोड़ा है तो उससे ज्यादा रेवेन्यू उसको पे करना पड़ता था, किसको, फार्मर्स या पीजेंट्स को, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर कलेक्ट कर कर देना पड़ता था। चौथा, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जमींदार के पास जो इनकम आती थी, अगर हम सीरियसली अगर पढ़ें तो इनकम में अगर हम देखते हैं कि इनकम का यूज किस में होना चाहिए ज्यादातर, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर यूज किसका होता है, इन्वेस्टमेंट में। जबकि वो इन्वेस्टमेंट में लेस करते था, मतलब कि लेस इन्वेस्टमेंट होता था और ज्यादा क्या होता था, कंजप्शन ऑन लग्जूरियस गुड्स। जमींदार उस पैसे जो इनकम इन्हें मिलती थी फार्मर्स से, उसमें लेस इन्वेस्टमेंट करते थे। अब आप समझिए कि जब लेस इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ कहाँ से हो पाएगी, ठीक है। तो और कंजप्शन में लग्जूरियस गुड्स का वो कंजप्शन करते थे। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी जिससे हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड रह गई। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा कारण रहा या फैक्टर रहा वो था हमारा फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। अब यहाँ पर क्या था कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इंडिया की जमीन पर एग्रीकल्चर होता है, तो हमें किसका एग्रीकल्चर करना चाहिए, कमर्शियल क्रॉप्स का करना चाहिए। कमर्शियल क्रॉप्स में अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा क्रॉप आता है हमारा इंडिगो, जिसकी खेती एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन है वो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में करा, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन हो गई थी वो हो गई थी बैरन। हमारी जो जमीन हो चुकी थी वो हो चुकी थी बैरन। वहां पे अब वीट क्रॉप्स या फिर राइस क्रॉप्स अब वहां पे उगाए नहीं जा सकते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जबरदस्ती फार्मर्स को एक्स्ट्रा या आप इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा या फिर एडवांस मनी दिया करते थे जिससे कि वो एग्रीकल्चर करें। अब जहां पर एनडीओ की एग्रीकल्चर की खेती हो गई, वहां पे वीट की एग्रीकल्चर की खेती कैसे हो सकती है, वहां पे एनडीओ का कल्टीवेशन हो चुका, वहां पे राइस का या वीट का कल्टीवेशन कैसे होगा। जब वहां पे नहीं होता था तो वहां पे ग्रोथ नहीं होती थी, जिससे क्या निकलता था, लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी का इसका कारण बनता था। तो ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में एक डेब्टनेस क्रिएट हो जाती थी, ठीक है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड रह गई। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण बनता है हमारा वो है हमारा पार्टीशन से क्या प्रॉब्लम आई होगी। हम देखते हैं कि जो हमारा पंजाब का जो एरिया है, पंजाब हरियाणा, वहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर है ना, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो फर्टाइल है। अच्छा, पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान का जो एरिया था, पाकिस्तान
वहाँ से एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो उगना है वहाँ पे, जहाँ पे जो पाकिस्तान है वहाँ पर हमारा जो फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, फर्टाइल सॉइल हमारा पाया जाता है पाकिस्तान में। और इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी? इंडिया की जो प्रॉब्लम थी वो थी कि पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है। पॉपुलेशन जो थी हमारे इंडिया की वो ज़्यादा थी उस टाइम पे एज कंपेयर टू पाकिस्तान। और जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमें क्रॉप्स चाहिए थे, जिसको हम बोलते हैं फूडर क्रॉप्स, वो हमें चाहिए थे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर सरप्लस हमारा कम था और इंडिया की पॉपुलेशन थी ज़्यादा। अगर हम देखें तो इसमें हमारा 85% के करीबन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी और 65% हमारा सिर्फ और सिर्फ सरप्लस था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। और इसकी वजह से इसकी जो मुख्य वजह बनी वो बनी पॉवर्टी। जो इसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस हैं, जिसको हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं, वो बनी हमारी पॉवर्टी। और पॉवर्टी की वजह से हमारा एक मेन रोल निभाया यहाँ पर फेमाइन ने। फेमाइन हमारी यहाँ पर बनी। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी, और भुखमरी यहाँ पर बन गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की जो प्री ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश के बाद का जो सिनेरियो रहा वो हमारा बैकवर्ड रहा, बैकवर्ड इकोनॉमी इसका कारण होगी। अब हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, वही हम लिखेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिनेरियो क्या रहा होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो माइंड में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने इस वर्ड को क्यों लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन? बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है हमारे इंडिया में जब आए, ब्रिटिशर्स मेनली हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, जब वो हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि हमारी जो इंडिया में जो गुड्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल गुड्स हैं। मतलब कि इंडिया के जो गुड्स बनाए जाते थे वो कैसे थे? हैंडमेड थे, जिसको हम अगर देखें तो हैंडीक्राफ्ट्स से कंपेयर कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रचलन में थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया की ज़मीन को एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग एरिया या फिर रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उनके लिए एक मार्केट भी हो जिसमें वो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेच सके। तो इंडिया को उन्होंने चूज करा फॉर रॉ मटेरियल और साथ में उसने मार्केट के लिए भी उसको यूज करा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो था वो बंद हो गया, लो प्रोडक्शन होने लगा उसमें। अब ये लो प्रोडक्शन एक हट्टा तो नहीं हुआ होगा, कुछ उसके भी इम्प्लीकेशंस होंगे या कुछ रीजंस होंगे कि उस वजह से हुआ होगा। तो वो अब हम रीजंस भी यहाँ पर समझते हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले तो हैंडीक्राफ्ट को बंद कर दिया था। तो हम कह सकते हैं डीके ऑफ हैंडमेड गुड्स। अब वो चाहते थे कि यहाँ पर मशीन्स लगी जाए, ठीक है। दूसरा क्या था कि यहाँ पर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
देखो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडिया को भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि इंडिया में भी अब इकोनॉमी को ग्रोथ करना था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत इंडिया को भी थी। बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी। तो सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या रूल अपनाया कि डीके ऑफ हैंडमेड गुड्स। दूसरी तरफ उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीके ऑफ हैंडमेड गुड्स कैसे हुए। डीके ऑफ हैंडमेड गुड्स, तो यहां पर सबसे पहला अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन इन टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेशन इन टैरिफ पॉलिसी, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने टैरिफ, एक टैरिफ का मतलब होता है कि टैक्स कह सकते हैं आप एक, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन इन टैरिफ पॉलिसी, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि इंडिया में रॉ मटेरियल्स को बनाया जा सकता है, तो और उसके बाद उसको बेचा भी जा सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के बाद एज अ मार्केट यूज करा जा सकता है, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, नो टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जो ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल जब यहां से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कराएंगे, या फिर इंपोर्ट कराएंगे फिनिश्ड, या फिर जो मशीन से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको जब यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे तो कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ किस पे लगेगा? टैरिफ लगेगा हमारा हैंडमेड पे। हैंडमेड गुड्स जो है हमारे, उन पर लगेगा हमारा टैरिफ। ट्रैफिक लिख दिया मैंने। टैरिफ लगेगा हमारा, ठीक है, उन पर लगेगा हमारा टैरिफ और इन पर नहीं लगेगा हमारा। इससे क्या हुआ कि जो हमारे हैंडमेड गुड्स थे वो अब फिर स्लो ग्रोथ होने लगी, उनकी बाजार में मांग कम होने लगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है हमारा प्रिंसली डिसअपियर ऑफ प्रिंसली कोड्स। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहली चीज ये सोची कि अगर हमें यहाँ पर मार्केट लगानी है तो हमें सबसे पहले प्रिंसली कोर्ट्स को हटाना होगा। प्रिंसली कोर्ट्स में हमारे आ जाते हैं राजा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम और देखें तो जितने भी प्रिंसेस थे जो इंडिया में जिनका रूल था, तो उन्होंने कहा कि हमें इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंसेस थे ये चाहते थे कि जो हमारे हैंडक्राफ्ट्स हैं उससे हमारा जो हमारी जो एक रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में हैंडक्राफ्ट्स के जरिए वो बनी रहे, जो रेपुटेशन है हमारी वो बनी रहे हैंडक्राफ्ट्स के जरिए। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें इन राजा का जो प्रिंसली जो कोड है इसको ख़त्म करना है। जब हम इसको ख़त्म कर पाएंगे तभी हमारे पास यहाँ पर मार्केट लग पाएगी। तो इन्होंने इसको ख़त्म करा और इसके बाद यहाँ पर जो गुड्स बनाए जाते थे, मशीन मेड गुड्स होते थे जो, उनकी यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई और जो हैंड क्राफ्ट से यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर घट चुकी थी। तीसरा हमारा फैक्टर आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब भाई साहब मशीन मेड गुड्स से कैसे कंपटीशन करा ब्रिटिशर्स ने? सबसे पहले तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने, ये मशीन मेड गुड जो लेकर आए थे इसकी रखी इन लोगों ने लो कॉस्ट रखी, और जो हैंड क्राफ्ट्स होते थे इसकी रखी इन लोगों ने प्राइस हाई, या फिर हाई कॉस्ट कह सकते हैं हम। जब यहाँ पर लो कॉस्ट के गुड्स बिकना, जाहिर सी बात है कि लोग प्रेफर करेंगे कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, लो कॉस्ट हो, वो सबसे ज़्यादा बिके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मशीन मेड्स जो गुड्स थे
उनका प्रचलन ज़्यादा होने लगा, उनकी बिक्री ज़्यादा हुई, और जो हैंडक्राफ्ट थे उनकी बिक्री कम होने लगी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर था। चौथा आता है हमारा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब भाई साहब ये न्यू पैटर्न क्या था? न्यू पैटर्न था हमारा वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न स्टाइल या लाइफ स्टाइल। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडिया का जो चेंज था वो था वेस्टर्न टाइप। कोलोनियलिज्म में अगर आप देखें तो वेस्टर्न स्टाइल को ज्यादा प्रेफर करते थे कि जो चीज हमारी ब्रिटिशर्स में, जो चीज हमारी ब्रिटेन में थी, वही चीज आके हमारे इंडिया में भी हो जाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हैंडमेड्स गुड्स थे वो बंद हो गए, ठीक है, और जो मार्केट जो मशीन मेड गुड्स थे उनका प्रचलन होने लगा। पांचवी चीज यहाँ पर आती है हमारी, जो सबसे बड़ा रोल निभाती है, वो है इंडियन रेलवे। अब ये इंडियन रेलवे ने कैसे रोल निभाया? जाहिर सी बात है कि जो गुड्स इंडिया में लाए जा रहे थे, जिनको इंपोर्ट कराया जा रहा था, तो उसमें क्या है कि रेलवे का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना था ऑल इंडिया और लो कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट कराना था। तो इंडिया में बहुत जल्दी इंडियन रेलवे बहुत जल्दी फैली, और इससे क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ लो कॉस्ट मशीन मेड गुड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लो कॉस्ट मशीन मेड गुड्स इजीली मेड द ट्रेडिशनल, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि हैंडमेड गुड्स श्रिंक, ठीक है। अब इसका बहुत एक ब्रिटिशर ने ये जो सब सोचा, ये सब हुआ, और इस वजह से जो हैंडमेड गुड्स थे उनका प्रचलन इंडिया में खत्म हुआ, और जो मशीन मेड गुड्स थे उनका बढ़ा। इससे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में कैसे फैली। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक में कि स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कैसे। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने में क्या है कि सबसे जब भी कोई नई चीज आती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि 19th सेंचुरी में इंडिया में जो लेट 19th सेंचुरी था, या फिर 19th सेंचुरी कह सकते हैं आप इसको, कि जब स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में हुआ तो वाइड स्प्रेड गुड्स आर यूज्ड, तो इसके जो गुड्स थे वो वाइड स्प्रेड यूज हुए। दूसरे यहाँ पर क्या था कि जो इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि अगर हम देखें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यहाँ पर बसी, साथ ही साथ शुगर एंड टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर आई। तो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी ने क्या करा, इसने रॉ मटेरियल बनाना चालू करा। यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी ने रॉ मटेरियल्स के लिए कंपनी एस्टेब्लिश करी, शुगर मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स एस्टेब्लिश हुई। अब ये दोनों चीजें क्यों एस्टेब्लिश करी गई? सबसे पहली चीज तो और दूसरी इंडस्ट्रियल कंपनीज थी, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, और दूसरी चीज सबसे बड़ी थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में स्केर्सिटी हो गई थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स की स्केर्सिटी हो गई।
स्केर्सिटी की वजह से जो शुगर और टेक्सटाइल मिल्स का स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एकदम से स्टैब्लिश नहीं हो पाए। स्टैब्लिश करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो थे वो लेस कंट्रीब्यूट कर पाते थे। किसमें? इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में लेस कंट्रीब्यूट कर पाते थे। इस वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्लो रहा। तो ये आज हमने 2 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। अब जो अगली टॉपिक की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम बाकी जो रीजंस रहे, जैसे कि इसमें हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, उसका 3 जो चेंजेस थे हमारे, डेमोग्राफिक और दूसरा ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाला, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।